चैप्टर्स 585, 586, 587, 588। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 585। आखिरकार पार कर ही लिया। फैंग युआन ने मांगा एक इमॉर्टल गू। इस बार बैटल स्पेस पहले से कहीं ज्यादा देर तक चला। पूरा आधा दिन निकल गया तब जाकर वो हवा में घुला। पहाड़ जैसा बड़ा वो उड़ने वाला भालू का भूत एक बार फिर सबके सामने आ खड़ा हुआ। सत्यानाश, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने सोचा था। सन शीहा के मुंह से अनजाने में ही निकल गया। HMPH। हे लू लैन का चेहरा भी उतरा हुआ था। उड़ने वाले भालू के भूत के शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं था। उसके बर्फ जैसे सफेद बालों से एक चमकदार रोशनी बह रही थी। उसकी ऊँग चमक रही थी और लड़ने का जज्बा आसमान छू रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से ठीक हो गया हो। सबको साफ साफ पता चल चुका था कि अस फ्लाइंग बेयर के पास एक रैंक 5 हीलिंग गू है। और जहां तक उसके दुश्मन की बात थी, वो खूनी भेड़िया जिसे बैटल स्पेस में खींच लिया गया था, अब उसकी सिर्फ सफेद हड्डियों का ढेर बचा था। क्या हम अब भी इससे लड़ सकते हैं? यहां तक कि पेई यानफी, जिसके अंदर हमेशा लड़ने की आग जलती रहती थी, इस वक्त वो भी दुविधा में था। ताई बाई यून शेंग ने अपनी दाढ़ी सहलाई और बड़बड़ाया, फ्लाइंग बेयर के भूत को कितनी भी गहरी चोट लगे, जब तक वो बैटल स्पेस गू का इस्तेमाल करके बैटल स्पेस में घुस जाता है, वो आधे दिन में अपनी पूरी ताकत वापस हासिल कर लेगा। और इस दौरान हम बस देखते रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। सही बात है, हो सकता है बैटल स्पेस गू एक जंगली गू हो और फ्लाइंग बेयर के कंट्रोल में ना हो, लेकिन एक जंगली गू की खतरे को पहचानने की समझ बहुत तेज होती है, और जब उस खतरा महसूस होता है तो वो अपने मालिक को बचाने के लिए किसी भी टारगेट को बैटल स्पेस में खींच लेगा। इसका मतलब ये नहीं कि भेड़ियों के झुंड भी बेकार हैं। भेड़ियों के झुंड को तो पास से लड़ना पड़ता है। फ्लाइंग बेयर को घेर कर क्या वो बैटल स्पेस में खींचे जाने के लिए सबसे आसान टारगेट नहीं बन जाते? लगता है अब सिर्फ हम गू मास्टर्स को हाई अटैक करना होगा। जब किसी ने ये बात कही तो वहां अचानक सन्नाटा छा गया। भेड़ियों के झुंड को छोड़कर गू मास्टर्स को फ्लाइंग बेयर के भूत पर हमला करने के लिए भेजना भी आसान नहीं था। फ्लाइंग बेयर किसी भी गू मास्टर को तेजी से बैटल स्पेस में खींच सकता था, और वो गू मास्टर अपनी आखिरी सांस तक जिंदा रहने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। बैटल स्पेस को तोड़ने और फ्लाइंग बेयर को ठीक होने का वक्त न देने का एक बहुत ही आसान तरीका था। जिस गू मास्टर को बैटल स्पेस में खींचा गया हो, उस फौरन खुदकुशी करनी होगी। लेकिन कोई भी खुद को मारना नहीं चाहेगा। जिंदा रहने की चाहत इंसान की फितरत है। यहां तक कि ताई बाई यून शेंग भी उन्हें नहीं बचा पाता। वाटर डेमन हाओ जी लियू की दर्दनाक मौत इसका जीता जागता सबूत थी। आखिरी राउंड सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमने इतने सारे हीरोज के साथ इतने लोगों को इकट्ठा किया है, लेकिन हम सब मिलकर भी इस फ्लाइंग बेयर के भूत के सामने लाचार हैं। फ्लाइंग बेयर चुपचाप जमीन पर लेट गया, भीड़ को सतर्क नजरों से देखते हुए। उसने हमला नहीं किया और बस धीमी गुर्राहट की आवाजें निकाल रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे पास बैटल स्पेस गू को काबू में करने का कोई तरीका नहीं है। हमारे पास रिस्ट्रिक्शन पथ और की पाथ के मेथड्स नहीं हैं। हे ट्राइब लीडर, मेरा सुझाव है कि हम स्ट्रेटजी बदलें। ये लुई संग भी एक सुपर फोर्स का ट्राइब लीडर था। बाकी लोग शायद बोलने की हिम्मत ना करें, लेकिन वो साफ साफ बोल सकता था। हे लू लैन ने HMPH किया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में विचार बिजली की तरह दौड़ रहे थे। इस सिचुएशन को देखते हुए बैटल स्पेस गू की प्रॉब्लम को सॉल्व करना लगभग नामुमकिन है। ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि मैं खुद लड़ने जाऊं और फ्लाइंग बेयर को मुझे बैटल स्पेस में खींचने दूं। बैटल स्पेस के अंदर मैं अपनी स्ट्रेंथ पाथ की किलर मूव का इस्तेमाल करके फ्लाइंग बेयर को मार सकता हूं। उसका स्ट्रेंथ पाथ किलर मूव बेहद ताकतवर था। यही ट्राइब की एक गुप्त तकनीक थी। हे लू लैन सिर्फ डार्क पाथ कल्टिवेशन से, जो वो सबको दिखा रहा था, फ्लाइंग बेयर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन अगर उसने अपनी स्ट्रेंथ पथ की क्षमताओं का इस्तेमाल किया और उस पर उसकी ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक से मिलने वाली बढ़ोतरी का साथ मिला, तो फ्लाइंग बेयर को मारना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो वो इमॉर्टल गू डार्क लिमिट के सीलिंग इफेक्ट को तोड़ देगा, जिससे उसके 10 एक्सट्रीम फिजिक्स में से एक की तबाही और भी जल्दी आ जाएगी। मेरे पास वैसे ही वक्त कम है। अब अगर मैंने अपनी स्ट्रेंथ पाथ किलर मूव का इस्तेमाल करके फ्लाइंग बेयर को मार दिया तो ये वक्त और भी कम हो जाएगा। और इस थोड़े से वक्त में मुझे एक और फ्लो पर हमला करना है, 100 राउंड्स क्लियर करने हैं और एक स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गू हासिल करना है। ये मुश्किल बहुत बड़ी है। लेकिन अगर मैं इस राउंड को पार नहीं करता तो मेरे पास 1 एजोनर टोकन नहीं होगा, तो मुझे स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गू की जगह के बारे में कैसे पता चलेगा? चाहे मेन स्ट्रैटेजी बदलूं या ट्राइब से मदद मांगूं, दोनों में वक्त लगेगा।
सबसे बुरा तब होगा जब मेन स्ट्रेंथ पाथ किलर मूव का इस्तेमाल करूं, इस फ्लाइंग बेयर को मार दूं, 1 एज ओनर टोकन हासिल कर लूं, लेकिन 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में कोई स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गुहो है ना। हे लूलैन दुविधा में था। ये मामला उसकी जिंदगी और मौत का था, जबकि आगे का रास्ता अंधेरे से भरा था, वो भी इस बेचैनी और लाचारी से बच नहीं पा रहा था। बैटल स्पेस को तोड़ना मुश्किल नहीं है। एक हैरान कर देने वाली आवाज यूएस जगह पर गूंजी। सबने यूएस आवाज का पीछा किया। ये कोई और नहीं बल्कि एक बार फिर वुल्फ किंग था। ब्रदर शनयिन, आपके पास कोई और तरीका है? हे लूलैन ने तुरंत पूछा। फैंग युआन मुस्कुराया। 50% इनाम के लिए मुझे भी अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, है ना? मेरा प्लान 3 स्टेप्स में है। पहला, हम दूर से हमला करने वाले तरीकों का इस्तेमाल करके फ्लाइंग बेयर की एनर्जी को जितना हो सके खत्म करेंगे। दूसरा, हम एक जान देने वाले सिपाही को पास की लड़ाई के लिए भेजेंगे। अगर यूज बैटल स्पेस में खींचा गया तो उस तुरंत खुदकुशी करनी होगी। तीसरा, फ्लाइंग बेयर को सांस लेने का भी वक्त नहीं मिलेगा और हम दूर से हमला करना जारी रखेंगे। अगर हम इस प्लान पर टिके रहे तो हम इस जानवर को जरूर मार पाएंगे। बहुत अच्छा प्लान है। मैं इसके बारे में कैसे नहीं सोच पाया? कुछ लोग खुशी से झूम उठे। कुछ ने खुशी के मारे जोर से अपनी जांघों पर थपकी मारी, जबकि कुछ लोग मन हाई मैन इस प्लान की क्रूरता के बारे में सोच रहे थे। लेकिन उन्होंने जो भी सोचा हो, सब जानते थे कि यह तरीका समस्या का हल कर सकता है। नॉर्दर्न प्लेन्स में जहां लड़ाइयां अक्सर होती रहती थी, हर ट्राइब के पास जान देने वाले सिपाही होते थे। बस फाक इस बात का था कि उनकी संख्या कम है या ज्यादा, वो उस्ताद हैं या साधारण। हे ट्राइब एक सुपर फोर्स थी। उनके पास जो जान देने वाले सिपाही थे, वो न सिर्फ संख्या में ज्यादा थे, बल्कि उस्ताद भी थे। इस तरह से ताई बाई यून शेंग ने हल्का सा माथा सिकोड़ा। इस प्लान से वो थोड़ा परेशान था। सन शीहा की एडू में एक अजीब सी चमक थी जब उसने बिना कुछ बोले ही लूलन को देखा। लड़ाई में मरना और अपनी जान खुद से दे देना, ये दो बिल्कुल अलग बातें थीं। पहला बहादुरों का सम्मान था, जबकि दूसरा उन लोगों की निशानी थी जो ताकत में आकर अपने फायदे के लिए दूसरों की जिंदगी से खेलते थे। अगर इस प्लान को सच में अंजाम दिया गया तो हे लूलैन, इस हे ट्राइब लीडर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये नीति के रास्ते के उसूलों के खिलाफ था। नीति के रास्ते पर रहते हुए सबसे बड़ी चिंता इज्जत की होती है। बुरी इज्जत वाले लोगों की नीति के रास्ते में सफलता सीमित होती है। डेमोनिक पाथ अलग था। इज्जत कैसी भी हो, उनके लिए सबसे जरूरी चीज ताकत थी। इसीलिए डेमोनिक पाथ में महामारी जैसा हाओजी लियू भी था और जीवनदाता ताई बाई यून शेंग भी। इसी वजह से सन शीह ने इस मामले पर सलाह देने की कोशिश नहीं की। वो एक चालाक आदमी था और जानता था कि वो कैसे भी कहे या समझाएं, ये ठीक नहीं होगा। उसने इस तरीके के बारे में पहले भी सोचा था, लेकिन उसने सुझाव नहीं दिया। उसकी हिम्मत नहीं हुई। अभी का सुन शीह ही ट्राइब का एक बाहरी एल्डर था। अगर वो ये सुझाव देता तो ये अपनी इज्जत पर दाग लगवाने जैसा होता। क्या वो फिर ही ट्राइब के साथ रह पाता? शायद सिर्फ ये घिनौना और क्रूर वुल्फ किंग हाई बिना किसी झिझक के ये कह सकता है। सन शीह ने नफरत और डर से चुपके से फैंग युआन को देखा। उसके गाल दर्द से सिकुड़ते हुए से लगे। लेकिन जो बात सुन शीह नहीं जानता था वो ये थी कि ही लूलन के लिए इज्जत का क्या काम जब उसकी अपनी ही जिंदगी खत्म होने वाली थी। जब ही लूलैन ने फैंग युआन का प्लान सुना, उसने तुरंत यूज इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। लेकिन वो फिर भी माथा सिकोड़कर काफी देर तक सोचता रहा, झिझकता रहा, अफसोस भरी आहें भरता रहा और एक गहरा, दयालु भाव दिखाया। आखिर में उसने एक लंबी सांस ली और बहुत सारी ज्ञान की बातें कहीं। असल मतलब ये था, हम इस प्लान को इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। जो कबीले के लोग मरेंगे, उनका मैं एक भाई की तरह शानदार अंतिम संस्कार करवाऊंगा और मैं खुद उनके परिवार का ख्याल रखूंगा, मुआवजा दूंगा और इसी तरह की बातें। सब जानते थे, लेकिन वो इस पर उंगली नहीं उठा सकते थे। ये नीति के रास्ते का खेल का नियम था। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही लूलैन ने तुरंत ही ट्राइब के जान देने वाले सिपाहियों को लड़ाई में उतरने के लिए बुला लिया। हे ट्राइब के ये जान देने वाले सिपाही सभी रैंक 2 कल्टिवेशन के दी और ही ट्राइब ने उन्हें बचपन से पाला था। दिन रात उनके दिमाग में ट्राइब के प्रति वफादारी का विचार डाला गया था। जहां तक रैंक 3 के जान देने वाले सिपाहियों की बात है, ऐसा नहीं था कि वो दहाई नहीं। लेकिन एक बार जब वो रैंक 3 तक पहुंच जाते तो वो एक कीमती संसाधन बन जाते और लगभग हर एक को जान देने वाले सिपाही के दर्जे से मुक्त कर दिया जाता। सिर्फ सुपर फोर्सेस के पास हाई रैंक 3 और यहां तक कि रैंक 4 कल्टिवेशन के कुछ जान देने वाले सिपाही होते थे, लेकिन वो उन्हें इतनी आसानी से इस्तेमाल नहीं करते थे।
हे लूलैन इस पीढ़ी का ही ट्राइब लीडर था और अगर वो इन जान देने वाले सिपाहियों को उनकी मौत के मुंह में भेजता तो वो यूज माना नहीं कर सकते थे। अगर बादशाह अपने मंत्रियों को मरना चाहे तो मंत्रियों को मरना ही पड़ेगा, चाहे उनकी मर्जी हो या ना हो। ये सिस्टम था। आगे की लड़ाई बिना किसी हादसे के आगे बढ़ी। लड़ाई तब तक चलती रही जब तक कि 10 से ज्यादा जान देने वाले सिपाही कुर्बान नहीं हो गए और फ्लाइंग बेयर का भूत आखिरकार जमीन पर ढेर हो गया, अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। लेकिन जब सबने आखिरी वार करने की कोशिश की तो उन्हें अचानक पता चला कि वो हिल भी नहीं सकते। ये क्या हो रहा है? यह 88 ट्रू यांग बिल्डिंग की ताकत है जो हमें हिलने नहीं दे रही। यह तो हद से ज्यादा बेशर्मी है। बस एक और वार और हम इस फ्लाइंग बेयर को मार सकते थे। सब इस हैरान कर देने वाली स्थिति पर चिल्लाए और गुस्सा हुए। सिर्फ फैंग युआन का चेहरा शांत था। उसके पास 6 एज ओनर टोकन था और वो जानता था कि ये राउंड खत्म हो चुका है। हे लूलन को भी ये महसूस हुआ और उसने तुरंत अपना ओनर टोकन निकाला, अपनी निगाहें यूएस पर टिका दी और देखा कि पहले से गोल ओनर टोकन पर धीरे धीरे एक कोना उभार रहा है। साथ ही किस्मत का एक मजबूत एहसास उसके दिल की गहराइयों में उतर गया, जिससे उस पता चला कि वो इस फ्लो पर पूरा कंट्रोल रखता है। तो इस आखिरी राउंड में हमें फ्लाइंग बेयर को मारने की जरूरत ही नहीं थी और बस उस मरने के करीब पहुंचना था। हे लूलैन अंदर ही अंदर खुश हो गया, लेकिन अपने चेहरे पर एक दुखी भाव दिखाते हुए उसने आहें भरते हुए कहा, सब लोग परेशान ना हो, लड़ाई खत्म हो गई है, हम सफल हुए, यह राउंड पार हो गया है। हाँ, मेरे ही ट्राइब के बच्चों के साथ जो हुआ वो सच में अफसोसनाक है। अगर बैटल स्पेस ने अंदर और बाहर के कनेक्शन को अलग ना किया होता तो मैं उनकी जगह जरूर पपेट्स या जंगली गू का इस्तेमाल करता। पार कर लिया, हमने पार कर लिया। सब हैरान और उत्साहित थे। ट्राइब लीडर हे लूलैन भी सोच रहा था कि इस राउंड का इनाम क्या है। क्या इस बूढ़े आदमी को अपना नजरिया थोड़ा और बढ़ाने का मौका मिल सकता है? टाई बाई शेंग ने पूछा। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में आने का उसका मकसद लाइफ स्पैन गू था। हालांकि लाइफ स्पैन गू दुर्लभ और कीमती था और सिर्फ 90 या उससे ऊपर के राउंड्स के इनाम के रूप में ही मिल सकता था। हे लूलैन ने पूछताछ पर एक अजीब सा चेहरा बनाया और मरते हुए फ्लाइंग बेयर के भूत की तरफ इशारा किया, यह है इस राउंड का इनाम। क्या? यह फ्लाइंग बेयर का भूत? यह कैसे हो सकता है? सब एक बार फिर हैरान। सिर्फ फैंग युआन को साफ पता था। उसके पास 6 एज ओनर टोकन था और वो 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के मौजूदा फ्लोर्स के किसी भी राउंड के इनामों के बारे में ऐसे जानता था जैसे अपने हाथ की लकीरों को। इस राउंड से निपटने से पहले ही वो इस राउंड के इनाम के बारे में जानता था। ये एक रैंक 6 फैंटम पाथ इमॉर्टल गू था जिसका नाम समझने में बहुत आसान था, फ्लाइंग बेयर फैंटम गू। जैसा सोचा था, अगले हाईपैल सबकी हैरान नजरों के सामने मर रहा विशाल फ्लाइंग बेयर धीरे धीरे सफेद रोशनी की एक बड़ी सी गेंद में बदल गया। सफेद रोशनी तेजी से सिकुड़ी और आखिर में एक रोशनी की बूंद में बदलकर ही लूलैन की तरफ उड़ गई। हे लूलैन ने जल्दी से उस पकड़ लिया और ध्यान से देखने लगा। वो ओनर टोकन का मालिक था। इस राउंड को पार करने का इनाम उसका था। उसने अभी अभी इस फ्लाइंग बेयर फैंटम गू से संपर्क किया था, लेकिन 88 ट्रू यांग बिल्डिंग की ताकत की वजह से उस आसानी से रिफाइन कर लिया। फैंग युआन का 6 एज ओनर टोकन अलग था। ये शोषण से बना था और फ्लो पर कब्जा करने के बाद ही फ्लो के इनाम हासिल कर सकता था। जाहिर है ऐसा नहीं था कि वो ही लूलन के ओनर टोकन से टक्कर नहीं ले सकता था, लेकिन अगर वो टक्कर लेते तो जायंट सुन की इच्छा जाग जाती जिससे उस बड़ा नुकसान हो सकता था या शायद एक दर्दनाक अंजाम का सामना करना पड़ता। यह रिस्क ना लेना ही बेहतर था। फ्लाइंग बेयर फैंटम गू बहुत धीमा दिख रहा था। उसकी ऑरा कमजोर थी, जैसे वो मरने के करीब हो। उसकी हालत बेहद खराब थी, लेकिन ही लूलन अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रहा था। ये क्या था? ये एक इमॉर्टल गू है। उसने अभी मन ही मन ये सोचकर सांस ही ली थी कि उसके कानों में एक आवाज गूंजी, यह इमॉर्टल गू मुझे दे। आवाज का लहजा सपाट था, लेकिन उसके अंदर के दृढ़ निश्चय को दबा नहीं सकता था। हे लूलैन ने तुरंत माथा सिकोड़ा। ये जानने के लिए इधर उधर देखने की जरूरत नहीं थी कि बोलने वाला कौन था। वुल्फ किंग चैंग शन यिन के अलावा ऐसी गुजारिश करने की हिम्मत किस में थी? चैप्टर 586 फ्लाइंग बेयर का इस्तेमाल, मो याओने की फैंटम पाथ की बात। जब फैंग युआन ने सबके सामने फ्लाइंग बेयर फैंटम गू मांगा तो हे लूलैन का पहला रिएक्शन फौरन माना करने का था। ये एक इमॉर्टल गू था। एक साधारण गू इमॉर्टल को भी ये आसानी से नहीं मिलता। वुल्फ किंग कितना भी कमाल का क्यों ना हो, था तो वो एक मोर्टल हाई। उसने ऐसी बहुरी मांग करने की हिम्मत कैसे की? इसके अलावा यह फ्लाइंग बेयर फैंटम गू इस्तेमाल करने में बेहद आसान था। बस एक सोच से और गू को फेंकने से
कोई भी यूएस गू कीड़ा को फ्लाइंग बेयर के भूत में बदलकर लड़ाई में उतार सकता था। हालांकि फ्लाइंग बेयर के भूत की लड़ाई की ताकत असली सुनसान पशु फ्लाइंग बेयर जितनी डरावनी नहीं थी, लेकिन उसके पास निश्चित रूप से आधे इमोर्टल लड़ाई की ताकत थी। इस गू के साथ कोई भी मोर्टल दुनिया पर आसानी से राज कर सकता था। अगर इमोर्टल कोर्ट कॉन्टेस्ट के दौरान ही लू लन के पास ऐसा इमोर्टल गू होता तो फैंग युआन को अपनी काबिलियत दिखाने का कोई मौका ही नहीं मिलता। फैंग युआन ने खुलेआम मांग लिया, ये बहुत बदतमीजी थी। लेकिन भले ही लू लन गुस्से में था, उस लगा कि ये बिल्कुल आम बात है। आखिरकार सिर्फ चांग शन यिन जैसे आदमी में ही ऐसी मांग सबके सामने करने की हिम्मत हो सकती थी। अपने हाथ में फ्लाइंग बेयर फैंटम गू को देखते हुए ही लू लन धीरे धीरे शांत हुआ। ये अच्छा नहीं है, फ्लाइंग बेयर के भूत को हमने आधा मार दिया था। इस इमॉर्टल गू की हालत बेहद खराब है, इसे अभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसे ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा। एक जख्मी इमॉर्टल गू को ठीक करने के लिए एक इमॉर्टल गू की हाई जरूरत होती है। इसके अलावा ये सिर्फ खुद से ठीक हो सकता है, लेकिन इस दौरान इसे बहुत सारा खाना खाने की जरूरत होगी लगातार। अगर मुझे अजीब नहीं लग रहा तो इस फ्लाइंग बेयर फैंटम गू का खाना सुनसान पशु फ्लाइंग बेयर का मांस और खून है। ये तो दिक्कत की बात है, मेरे पास ऐसी चीज कैसे हो सकती है? मुझे ट्राइब के इमोर्टल्स से मदद मांगनी पड़ेगी। जितना ज्यादा ही लू लैन ने सोचा, उतना ही उसका गुस्सा शांत होता गया। वो दास एक्सट्रीम फिजिक के ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक में से था। यूज गू इमोर्टल रेल्म तक पहुंचने और मौत के खतरे से बचने के लिए एक स्ट्रेंथ पाथ इमोर्टल गू की जरूरत थी। फ्लाइंग बेयर फैंटम गू वो चीज नहीं थी जिसकी उस जरूरत थी। उस अब जिस चीज की सख्त जरूरत थी वो था एक स्ट्रेंथ पाथ इमोर्टल गू। मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता इस वक्त एक स्ट्रेंथ पाथ इमोर्टल गू ढूंढना है। इमोर्टल गू अक्सर एक फ्लो के आखिरी राउंड में ही दिए जाते हैं। इसे पूरा करने के दौरान मुझे सबकी ताकत की जरूरत पड़ेगी। हालांकि ही लू लैन चांग शन यिन से डरता नहीं था। अगर उसने जबरदस्ती फ्लाइंग बेयर फैंटम गू रख लिया तो वुल्फ किंग निश्चित रूप से उसका दुश्मन बन जाएगा। उनके बीच इस दरार के साथ वो वुल्फ किंग की ताकत का दोबारा इस्तेमाल कभी नहीं कर पाता। इससे अच्छा तो यही था कि वो ये इमोर्टल गू यूज द उसकी ताकत के बदले में, और सच में ही लू लैन की हाई मदद और फायदा हो। इस तरह ही लू लैन की इज्जत भी बच जाएगी। कोई ये नहीं कहेगा कि वो अपने शब्दों से मुकर गया। हे लू लैन ने बहुत सोचा, लेकिन ये सब असल वक्त में बस एक पाल में हो गया। एचएमपीएच सन शीहा ने हंसी में कहा, लॉर्ड वुल्फ किंग, ये एक इमोर्टल गू है, आप इसे ऐसे ही लेना चाहते हैं? मेरे ट्राइब लीडर ने आपको पहले आधा इनाम देने का वादा किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें आपको इमोर्टल गू देना पड़ेगा। लगता है मैंने जो सबक तुझे पहले सिखाया था वो काफी नहीं था। फैंग युआन ने यह सुना और हल्का सा माथा सिकोड़ा। उसकी निगाहें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं और उसका मारने का इरादा पूरी तरह से सुन शीह की तरफ छूट गया। सन शीह का चेहरा तुरंत बदल गया और वो मजबूरन ही लू लन के और पास चला गया। किसी ने इस बात पर सवाल नहीं उठाया कि क्या फैंग युआन में सीधा मारने की हिम्मत होगी। वुल्फ किंग की दरिंदगी सबके दिलों में बस चुकी थी। हा हा हा, हे लू लैन जोर से हंसा। फैंग युआन की तरफ चलते हुए उसने अपनी छाती थपथपाई। एक सच्चा मर्द कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। पहले मैंने वुल्फ किंग को आधा इनाम देने का वादा किया था, तो 50% ही होगा। ये सब भाई शन यिन के शानदार प्लान की वजह से हुआ कि हम इस राउंड को पार कर पाए। मैं 10% इनाम और जोड़ूंगा, लेकिन इमोर्टल गू अनोखा है, इसकी कीमत अनमोल है। आपके 7% इनाम के साथ भी आप बाकी के 40% की भरपाई हमें कैसे करेंगे? हाँ, हमने भी बहुत मेहनत की है। मुझे अभी गहरी चोटें आई हैं। मैं इस घमसान लड़ाई के बीच पीछे नहीं हटा, सब मेरे गवाह हो सकते हैं। यहां तक कि लॉर्ड वाटरडेमन हाउजी ल्यू भी इस वजह से मारे। मुझे विश्वास है कि लॉर्ड वुल्फ किंग हमें एक अच्छा समाधान देंगे। सबने सहमति में कहा। यह सब फैंग युआन के खिलाफ था। भले हाई फैंग युआन के पास बहुत ताकत थी, लेकिन दौलत लोगों का दिल बहका देती है। सब ईर्ष्या, जलन और नफरत से भर गए जब उन्होंने देखा कि एक इमोर्टल गू उसके हाथों में जाने वाला है। इसलिए उन्होंने अपनी सारी नाखुशी फैंग युआन की तरफ धकेल दी। सबकी नजरों के नीचे फैंग युआन का माथा और गहरा सिकुड़ गया। हे लू लैन मन हाय मन हंसा। वुल्फ किंग, ओ वुल्फ किंग, तेरी डरावनी शोहरत और बेजोड़ ताकत के बावजूद आखिरकार तू मेरे जाल में फंस ही जाएगा। 7 दिन बाद 88 ट्रू यांग बिल्डिंग की 7वीं मंजिल, 90वां राउंड। भूल भुलैया में फ्लाइंग बेयर का भूत आसमान की तरफ दहाड़ रहा था। उसका शरीर घावों से भरा था, उसके मुंह से खून बह रहा था और उसके कई तेज दांत टूट चुके थे। उसकी दाहिनी आंख अंधी हो चुकी थी,
एक अंगूर की तरह अपनी जगह से बाहर लटक रही थी। उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसका सिर्फ एक ही दुश्मन था। वो हवा में तैर रहा था। उसकी पीठ पर 6 हाथ पहाड़ जैसे विशाल फ्लाइंग बेयर के भूत की तुलना में वो बहुत छोटा था। लेकिन फ्लाइंग बेयर का भूत गंभीर और सतर्क था, जैसे वो एक मजबूत दुश्मन का सामना कर रहा हो। 15 मिनट तक लड़ने के बाद वो गहरी तरह से महसूस कर सकता था कि ये छोटा दुश्मन कितना ताकतवर था। फ्लाइंग बेयर फैंटम गू, ये सच में एक इमॉर्टल गू है। फ्लाइंग बेयर के भूत में बदलने के बाद भी इसके पास काफी समझदारी है और ये काफी चालाक है। भविष्य में जब मैं मजबूत दुश्मनों का सामना करूंगा तो मैं इसे उन्हें रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं और इससे मेरी काफी एनर्जी बच सकती है। फैंग युआन ने नीचे फ्लाइंग बेयर के भूत को देखते हुए मन ही मन अनुमान लगाया। 7 दिन पहले ही लू लैन ने उस्तादों की टोली जमा की और 5वीं मंजिल का आखिरी राउंड तोड़ा, फ्लाइंग बेयर फैंटम इमॉर्टल गू हासिल किया। फैंग युआन ने बेबाकी और बिना किसी रोक टोक के तुरंत उस मांग लिया। भले ही दूसरे गू मास्टर्स जले भुने थे और इसके खिलाफ अनंत बहाने बना रहे थे, फैंग युआन ने ऐलान किया कि वो गू की बाकी आधे कीमत की भरपाई करने को तैयार है, जबकि उसने एक ना झुकने वाला रवैया अपनाया। आखिर में ही लू लैन ने ये गू फैंग युआन को दे दिया। इस गू के साथ फैंग युआन उस रात ही लू लैन के पास गया और संसाधन उधार लिए गुप्त रूप से उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। वापस आने के बाद उसने हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड का इस्तेमाल करके ट्रेजर येलो हेवन से कनेक्ट किया, जरूरी गू कीड़ों और खाने का अदला बदली किया और छठे दिन तक फ्लाइंग बेयर फैंटम गू अपनी स्वस्थ अवस्था में वापस आ गया। 7वें दिन फैंग युआन चुपके से 88 ट्रू यांग बिल्डिंग की 7वीं मंजिल में घुसा, खुद फ्लाइंग बेयर फैंटम गू और अंतिम रूप दिए गए किलर मूव 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग को टेस्ट किया। फैंग युआन ने फ्लाइंग बेयर फैंटम गू को बिना रुके यूएस पर हमला करने का आदेश दिया, जबकि उसने खुद 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग का इस्तेमाल करके जवाबी हमला किया। फ्लाइंग बेयर फैंटम गू एक इमॉर्टल गू था। उसके पास फ्लाइंग बेयर की आधी लड़ाई की ताकत थी, लेकिन जब फैंग युआन 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग मोड में था तो वो उसका मुकाबला नहीं कर पाया। फैंग युआन इस नतीजे से बहुत संतुष्ट था। उसने अपने मन में सोचा, किलर मूव 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग सच में जबरदस्त है। यह बोरो स्ट्रेंथ गू को कोर के रूप में इस्तेमाल करता है ताकि स्वर्ग, पृथ्वी, आग, पानी और अन्य चीजों की प्राकृतिक ताकत उधार ले सके और एक स्थिर और अनंत ताकत की आपूर्ति से खुद को बनाए रखता है। सबसे कमाल की बात यह है कि ये मेरे शरीर को कुछ देर के लिए एक ज़ॉम्बी के शरीर में बदल सकता है। इस तरह मेरा शरीर एक आधे मारे हुए स्टेट में होगा, मेरी ठीक होने की गति बहुत बढ़ जाएगी और मेरा दर्द का एहसास कम हो जाएगा। मैं लगभग अनंत एनर्जी और ताकत की स्थिति में रहूंगा। मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर ये एक साधारण जीवित शरीर होता तो लगातार ताकत का इस्तेमाल करने से थक जाता, लेकिन एक हेवनली ज़ॉम्बी बनकर फैंग युआन ऐसी कमजोरी से बच सकता था। इस तरह की ताकत और एहसास फैंग युआन के लिए नशीला था, लेकिन इसने उस और भी सतर्क बना दिया। मैं इस रूप को बस थोड़ी देर के लिए ही बनाए रख सकता हूं। घमसान लड़ाई के दौरान मुझे पूरी तरह से लड़ाई में लगना होगा और मुझे वक्त के गुजरने का एहसास नहीं होगा। हालांकि ये किलर मूव शानदार है और मुझे अच्छा एहसास देता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करते वक्त इसकी लत लगना और खो जाना आसान है। मुझे इस किलर मूव की समय सीमा को कभी नहीं भूलना चाहिए, वरन परिणाम गंभीर होंगे। किलर मूव 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग ताकतवर था, लेकिन उसकी एक समय सीमा थी। एक बार समय सीमा पार हो जाने पर गू मास्टर अत्यधिक इस्तेमाल से एक असली ज़ॉम्बी में बदल सकता था। इसकी गंभीरता 10 एक्सट्रीम फिजिक की आफत से भी ज्यादा थी। भले ही वो यिन यांग रोटेशन गू का इस्तेमाल करता, वो ठीक नहीं हो सकता था। फैंग युआन इस कमजोरी से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन मो याओ की शर्तें बहुत सख्त थीं। फैंग युआन को गू टेस्ट करने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल रहा था। असल में तुमने इस फ्लाइंग बेयर फैंटम गू की असली ताकत को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया है। इस समय फैंग युआन के दिमाग में मो याओ की इच्छा ने कहा। ओ, तुम्हारा क्या मतलब है? मो याओ को फैंटम पाथ के बारे में कुछ समझ थी। फैंटम पथ, ये फैंटम और ठोस के रूपों पर ध्यान केंद्रित करता है। रैंक 1 से 5 तक के शुरुआती चरण में फैंटम हाई आधार है। हमलों से बचने के लिए फैंटम रूप का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए फैंटम पाथ गू मास्टर्स के पास अक्सर हमला करने की शक्ति की कमी होती है, लेकिन उनके पास पर्याप्त रक्षात्मक उपाय होते हैं। लेकिन रैंक 6 और उससे ऊपर फैंटम पाथ गू इमॉर्टल्स के पास हमला और रक्षा दोनों होते हैं। अपनी मर्जी से फैंटम और ठोस रूप में बदलकर वो रक्षात्मक फैंटम मोड में जा सकते हैं, सभी प्रकार के हमलों को निष्फल कर सकते हैं और फैंटम को ठोस में बदलकर लोगों पर तब हमला कर सकते हैं जब वो इसकी उम्मीद ना कर रहे हों।
फ्लाइंग बेयर फैंटम गू एक फैंटम पाथ इमॉर्टल गू है। इसे सुनसान पशु फ्लाइंग बेयर को मारकर और उसकी सारी खाल, हड्डियां, मांस, खून और आत्मा का इस्तेमाल करके रिफाइन किया गया है। सिर्फ फ्लाइंग बेयर फैंटम गू में ही असली फ्लाइंग बेयर की आधी ताकत है। लेकिन अगर इसे साथ में दूसरे गू कीड़े दिए जाते, जैसे बैटल स्पेस गू, ग्रैंड केओटिक डांस गू, 5 एलिमेंट बेयर स्किन गू और दूसरे, तो इसकी लड़ाई की ताकत बहुत बढ़ जाती। मो याओ की बातों ने फैंग युआन को बार बार सर हिलाने पर मजबूर कर दिया। उसने उस लड़ाई को याद किया जब वो आखिरी राउंड में थे। ठीक फ्लाइंग बेयर के भूत के गू कीड़ों की वजह से ही उसकी लड़ाई की ताकत में इतनी बड़ी बढ़ोतरी हुई थी, यहां तक कि उस्तादों की टोली भी लाचार हो गई थी। लेकिन लड़ाई के बाद बैटल स्पेस गू हे लू लैन ने ले लिया और बाकी के गू कीड़े भी दूसरे लोगों ने ले लिए। फैंग युआन अकेले में फ्लाइंग बेयर के भूत से लड़ रहा था। फ्लाइंग बेयर के भूत के पास अब कोई गू कीड़े नहीं बचे थे, इसलिए फैंग युआन लड़ते वक्त यूएस पर हावी हो सकता था। इसमें कुछ समझ आए। इसे दूसरे एंगल से देखे तो फ्लाइंग बेयर फैंटम गू को दूसरे गू कीड़ों के साथ मिलाना बिल्कुल एक साथ कई गू कीड़ों का इस्तेमाल करने जैसा है। क्या ये एक किलर मूव नहीं है? किलर मूव्स एक गू मास्टर की अनोखी रचना होते हैं, एक ही समय में कई गू कीड़ों का एक साथ इस्तेमाल करके एक ऐसा प्रभाव पैदा करना जो अकेले इस्तेमाल करने से ज्यादा हो और बड़ी ताकत निकालना। मो याओ ने सहमति में सर हिलाया। तुम्हारी समझ बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। हालांकि जो चीज सच में फ्लाइंग बेयर फैंटम गू को पूरा करती है वो सिर्फ फैंटम पथ के गू कीड़े हैं। बाकी सब भूल जाओ। सिर्फ 1 टन फैंटम गू हाई फ्लाइंग बेयर फैंटम गू को ठोस से फैंटम रूप में बदलने देगा, जिससे वो हर तरह के हमलों से बच सकेगा। टर्न फैंटम गू। फैंग युआन का दिल बेकाबू होकर धड़क उठा। वो पूरी तरह से कल्पना कर सकता था कि जब टर्न फैंटम गू को फ्लाइंग बेयर फैंटम गू के साथ इस्तेमाल किया जाएगा तो ये एक बेहद परेशान करने वाला दुश्मन बन जाएगा। यह फ्लाइंग बेयर फैंटम गू के इस्तेमाल को पूरी तरह से बदल सकता था, एक हद तक एक सच्चा गुणात्मक परिवर्तन ला सकता था। मो याओ हल्का सा हंसी, कहते हुए, लड़के, जब तक तुम वाटर पवेलियन को स्पिरिट एफिनिटी हाउस को ठीक से वापस नहीं कर देते, मैं तुम्हें 3 फैंटम पाथ विरासतन की जानकारी दूंगी। उनमें से एक शायद एक फैंटम पाथ गू इमॉर्टल विरासत हो। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फैंग युआन शांत हो गया, एक सादे लहजे में जवाब दिया। उसने मो याओ के प्रति अपनी सतर्कता कभी नहीं हटाई थी। हालांकि मो याओ ने कोई दुश्मनी भरा इरादा नहीं दिखाया था, फैंग युआन को हमेशा अपने दिल में एक खतरे का एहसास होता रहता था। चैप्टर 587, इमोर्टल और मोर्टल के बीच का बड़ा फाक। वक्त तेजी से गुजरा और 1 महीना बीत गया। नॉर्दर्न प्लेन्स। हवा का जोर था और हर तरफ बर्फ गिर रही थी। दुनिया सफेदी का मंजर पेश कर रही थी क्योंकि सफेद बर्फ ने बड़े घास के मैदान को ढक लिया था। हड्डियां कपा देने वाली ठंडी हवा हर जगह बह रही थी। कभी कभी ये एक टॉर्नेडो का रूप ले लेती और कभी कभी जमीन पर जमी गहरी बर्फ को उड़ा देती। हर 10 साल में बर्फीले तूफान की आफत पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स को तबाह कर देती थी। जीव जंतु तरस रहे थे और सब कुछ बर्बाद हो गया था। कुछ सीमित जगहों पर बचे हुए इंसान और जानवर अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्हें न सिर्फ ठंडे मौसम का सामना करना था, बल्कि बर्फ के दानवों और अन्य लड़ाइयों में भी भयंकर संघर्ष करना पड़ता था। हालांकि ऐसे क्रूर माहौल में स्नोमैन पानी में मछली की तरह थे, बहुत ज्यादा घूम रहे थे और बेहद जिंदा दिल हो गए थे। बर्फीली ठंडी हवा स्नोमैन के लिए बसंत की गर्म हवा जैसी थी। वो इस बर्फीले तूफान में शिकार करते थे और बड़ी संख्या में जंगली स्नोपाथ, आइसपाथ और वाटरपथ के गू कीड़े एक के बाद एक उनके शरीर पर रहने लगे थे। स्नोमैन ट्राइब्स, जिनका आमदनी में गू मास्टर्स शिकार करते थे, उन्हें मारते पीटते दी और बेच देते थे, अब वे तेजी से बढ़ रहे थे। उनकी ताकत तेजी से बढ़ रही थी। इस बर्फीले तूफान में 2 काले साए दिखे। ये काले साए एक चट्टान पर खड़े थे, उनसे इमॉर्टल ऑरा बह रही थी। ये है ट्राइब के डूगू इमॉर्टल्स द ही बाय और ही चेंग। उन्होंने नीचे घाटी की तरफ देखा। बर्फीला तूफान अभी भी तेज था, लेकिन यह उन दोनों के कपड़ों को हिला तक नहीं पा रहा था। बर्फ दीवानों की तरह उड़ रही थी, लेकिन उन दोनों की जांचती नजरों को रोक नहीं पा रही थी। घाटी में बहुत से बर्फ के घर बने हुए थे, एक साथ जुड़े हुए, जिनकी संख्या हजारों में थी। वीर स्नोमैन योद्धाओं का एक झुंड अभी अभी अपने शिकार से लौटा था। वो एक बार फिर बड़ी कामयाबी के साथ लौटे थे। रैंक 6 वुड पाथ गू इमॉर्टल हे बाय ने माथा सिकोड़ा। HMPH, यह स्नोमैन का गिरोह इस वक्त का फायदा उठाकर इतनी तेजी से बढ़ रहा है। इन 3 दिनों में ये 7वीं ट्राइब है जिसे हमने इतने बड़े पैमाने पर देखा है। जो हमारी जाति के नहीं, उनके इरादे अलग होते हैं। भले ही स्नोमैन के नाम में मैन था, वो फिर भी अलग तरह के इंसान थे।
जब बर्फीला तूफान खत्म होगा, नॉर्दर्न प्लेन्स की ट्राइब्स तेजी से विकास करना शुरू करेंगी, जिसके परिणामस्वरूप इन स्नोमैन के साथ कई बड़ी लड़ाइयां होंगी। इंसान ट्राइब्स के लिए इतनी बड़ी संख्या में स्नोमैन का मतलब था कि उनके दुश्मन संख्या में ज्यादा और मजबूत थे। हे चेंग ने ही बाई के कंधे पर थपथपाया, मुस्कुराते हुए, नेक भाई को खुश होना चाहिए। इसे दूसरे एंगल से देखो, यह स्नोमैन हमारी दौलत हैं। हम इन स्नोमैन को कैदी बनाकर न सिर्फ दूसरे गु इमॉर्टल्स के साथ इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स के लिए अदला बदली कर सकते हैं, बल्कि हम जू सोंगजी को रोने के लिए कुछ दे भी सकते हैं। हे बाई के होठों के कोने एक मुस्कान में मुड़ गए। बड़े भाई हर चीज को गहराई से सोचते हैं। अगर जू सोंगजी ना होता तो वुडन चिकन गु अब तक मेरे हाथों में होता, और उसने पिछले इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट में भी दखल दिया था। इन दिनों हम हर जगह स्नोमैन का शिकार कर रहे हैं और उन्हें ट्रेजर येलो हेवन में बेच रहे हैं। ही, मैं सच में देखना चाहता हूं कि अब जू सोंगजी का चेहरा कैसा होगा। लेकिन जैसे ही उसने ये कहना खत्म किया, उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी नजरों में चिंता की एक झलक दिखी। बड़े भाई, ही लूलन को इंपीरियल कोर्ट में इतना वक्त हो गया है, और वक्त के हिसाब से 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में अब तक 20 से ज्यादा फ्लोर्स बन जाने चाहिए थे। ए फ्लैट तक वुडन चिकन गू का कोई निशान क्यों नहीं मिला? हे चेंग हंसा, चिंता मत करो, चिंता मत करो। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में कुल 88 फ्लोर्स हैं, ये कुछ ज्यादा नहीं है। हे लूलैन, इस लड़के का गुस्सा भले ही तेज हो, लेकिन जब बड़ी तस्वीर की बात आती है तो वो बहुत सतर्क रहता है। उसने इंपीरियल कोर्ट में घुसने के बाद से हमसे कांटेक्ट नहीं तोड़ा है ना? इसके अलावा अब उसके पास 1 एज ओनर टोकन है। जब तक वुडन चिकन गू एक नए फ्लोर के निर्माण में शामिल होता है, ही लूलैन यूज महसूस कर सकता है और हमें खबर मिल जाएगी। हे ट्राइब एक सुपर फोर्स थी, भले ही उनके पास फेरीमो याओ के लेवल की कामियों का फायदा उठाने की काबिलियत नहीं थी, उनके पास गू कीड़ों का इस्तेमाल करके अंदर और बाहर संदेश भेजने के अपने तरीके थे। हे बाई ने आहें भरी, इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड और नॉर्दर्न प्लेन्स की बाहरी दुनिया में वक्त का बहाव अलग है। यहाँ बाहरी दुनिया में एक दिन इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में 20 से ज्यादा दिनों के बराबर है। मुझे थोड़ी चिंता है कि ही लूलैन की खबर देर से आएगी, और अगर ऐसा हुआ तो हम जो मदद दे पाएंगे वो कम होगी। हे चेंग ने मुस्कुराते हुए सांत्वना दी, नेक भाई, जितना ज्यादा तुम चिंता करोगे उतना ही ज्यादा परेशान होगे। आराम करो, ही लूलैन की ताकत के हिसाब से 3 या 4 फ्लोर्स पार करना कोई समस्या नहीं होगी। इससे पहले बेहतर होगा कि हम इस स्नोमैन के गिरोह का हिसाब कर दें। ठीक है। हे बाई की चिंता थोड़ी कम हुई और उसने सर हिलाया। दोनों बिजली की तरह नीचे उतरे, सीधे घाटी के अंदर स्नोमैन ट्राइब पर हमला कर दिया। हे चेंग हंसा। तुरंत एक बेबाक हंसी ने दुनिया को हिला दिया, यहां तक कि चलते हुए बादलों को भी रोक दिया। पूरी घाटी कंपन से गूंज उठी और भयंकर बर्फबारी भी धीमी हो गई। क्रैश 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 आवाज की लहर घाटी से गुजरी, अनागिनत बर्फ के घरों को बारीक पाउडर में कुचल दिया। स्नोमैन ट्राइब को तुरंत भारी नुकसान हुआ। दुश्मन का हमला, दुश्मन का हमला। एक मजबूत दुश्मन आ गया है। योद्धाओं, ये अपनी धरती की रक्षा करने का समय है। अपनी धरती की रक्षा करो। याद रखो, हम गिर नहीं सकते, हमारे पीछे हमारी बीवियां, बच्चे और माता पिता हैं। स्नोमैन में हाहाकार मच गया और थोड़ी देर की घबराहट के बाद उन्होंने विरोध करने की तैयारी की। HMPH, अपनी ताकत को ज्यादा समझ रहे हो। हे बाई ने बीच हवा में तैरते हुए एक साथ जमा हो रहे स्नोमैन को देखा, उसकी निगाहें इतनी बेपरवाह थीं जैसे वो चींटियों के एक झुंड को देख रहा हो। उसने हल्का सा अपनी आस्तीन झटकी, बज बज बज। गू कीड़ों का एक काला झुंड उड़कर बाहर निकला। पहले उनकी संख्या सैकड़ों में थी, फिर हजारों में, फिर ये 10,000 तक पहुंच गई। आखिर में कई 100,000 गू एक शहर पर दबाव डालने वाले काले बादलों की तरह घाटी के ऊपर मंडराने लगे। स्नोमैन ने आसमान की तरफ देखा, उनके चेहरे पर खौफ और बेजानापन था। लड़ाई का जज्बा और वीरता की भावनाएं जो उन्होंने अभी कुछ देर पहले जगाई थीं, एक गू इमॉर्टल की शक्ति के सामने पूरी तरह से जम गईं। इस पल वो सच में बर्फीले तूफान की हड्डियां चुभने वाली ठंडक महसूस कर पा रहे थे। गू इमॉर्टल्स के पास इमॉर्टल एसेंस होता था। इमॉर्टल एसेंस की एक बूंद को असीमित प्राइमेवल एसेंस माना जा सकता था। इसका मतलब था कि हर एक गू इमॉर्टल बड़ी संख्या में मोर्टल गू को कंट्रोल कर सकता था, और उनके पास कभी भी प्राइमेवल एसेंस की कमी नहीं होती थी। स्नोमैन ट्राइब्स भले ही फल फूल रहे थे, लेकिन एक गू इमॉर्टल की लड़ाई की ताकत के सामने वो बस कत्ला होने का इंतजार कर रहे बकरे थे और खुद को कुचलने के लिए मजबूर थे। अगले हाईपैल, ही बाई ने हल्का सा इशारा किया और गू के झुंड जोर से नीचे झपटे। दर्दनाक चीखें घाटी में गूंजने लगी। 10-12 दिन बाद
इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड। हे लू लैन ने धीरे से अपने हाथ में लेटर गू नीचे रखा और एक तंजिया मुस्कान दी। लेटर गू हे ट्राइब के गू इमोर्टल से आया था, उसकी सामग्री पहले जैसी ही थी, अब भी ही लूलन को वुडन चिकन गू की तलाश तेज करने के लिए उकसा रही थी। असल में इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड से या वहां संदेश भेजने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भले ही ये जायंट सन इमोर्टल वेनरेबल की व्यवस्था थी, वो भी समय की नदी के क्षरण को सह नहीं पाए और कुछ कमियां सामने आ गईं। हालांकि उनके पास इसका फायदा उठाने की फेरी मो याओ के लेवल की काबिलियत नहीं थी। हे ट्राइब और ल्यू ट्राइब जैसे सुपर फोर्सेस ने संदेश भेजने के तरीकों को सुधार लिया था। एक बार जब एक गू मास्टर इमोर्टल बन जाता है तो उनका शरीर पूरी तरह से एक उच्च स्टार तक उठ जाता है और उनके पास इमोर्टल एसेंस आ जाता है। मॉर्टल्स बस एक इमोर्टल के दुश्मन नहीं हो सकते, गू इमोर्टल से निपटने के लिए एक गू इमोर्टल की जरूरत होती है। स्ट्रेंथ पाथ इमोर्टल गू। हे लू लैन ने धीरे से बड़बड़ाया, फिर धीरे धीरे अपनी सीट से उठा और खिड़की की तरफ चला गया। उसने सेक्रेड पैलेस की छोटी पर घूमती खूबसूरत ऑरोरा को देखा। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग का नया फ्लोर इस पैल बन चुका था। एट इज वन फ्लोर। हे लू लैन ने आहें भरी। इस दृश्य को इतनी बार देखने के बाद उसके अंदर पहली बार देखने जैसा उत्साह नहीं बचा था। लेकिन ओल्ड एंसेस्टर जायंट सुन के प्रति उसका सम्मान अब हर बार ट्रू यांग बिल्डिंग को एक फ्लोर बनाते देखने पर उसके स्वर्गीय तरीकों के सामने झुकने के लेवल तक पहुंच गया था। सिर्फ 88 ट्रू यांग बिल्डिंग और ओल्ड एंसेस्टर जायंट सुन की ताकत से मैं अपना बदला ले सकता हूं। हे लू लैन ने अपना ओनर टोकन निकला। इतना समय बीत गया था लेकिन उसका ओनर टोकन अभी भी वन एज ओनर टोकन था। हे लू लैन को इतिहास और अपनी ताकत दोनों का पता था। मौजूदा ताकतें इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट के पिछले विजेताओं की तुलना में बुरी नहीं थीं, लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं मानी जा सकती थीं। सब कुछ मिलाकर ये सिर्फ 3-4 फ्लोर्स पार करने के लिए काफी था। हे लू लैन अपना स्ट्रेंथ पाथ इमोर्टल गू हासिल करना चाहता था, लेकिन उसके पास वुडन चिकन इमोर्टल गू हासिल करने की ट्राइब की जिम्मेदारी भी थी। इसका मतलब था कि डुक्लियरेंसेस का कोटा पहले ही भर चुका था। इसलिए इन दिनों उसने खुद को एक्शन लेने से रोका, आराम को अपनी प्राथमिकता बनाया और साथ ही उसने अभी भी 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को खोल रखा था ताकि गू मास्टर्स अपनी ताकत को जितना हो सके बढ़ा सकें। जाहिर है उसने ये गू मास्टर्स जो ही ट्राइब के बाहर के द को उसके प्रति आभारी और प्रशंसक बनाने के लिए किया था। और जाहिर है हे ट्राइब के कई लोग इससे नाखुश और हैरान द, लेकिन ब्लैक टायरेंट की डरावनी शोहरत को ध्यान में रखते हुए किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। संदेशवाहक। हे लू लैन ने धीरे से पुकारा। उसका विश्वासपात्र ही शू तुरंत उसके सामने हाजिर हुआ और चुपचाप घुटनों के बाल बैठ गया, सर झुककर बोला, लॉर्ड ट्राइब लीडर, कृपया आदेश दें। हाल ही में स्थिति कैसी है? हे लू लैन ने ओनर टोकन को सहलाया, उसकी निगाहें अभी भी 88 ट्रू यांग बिल्डिंग पर थीं। स्थिति हाल ही में स्थिर लग रही है, लेकिन अंदर ही अंदर हलचल शुरू हो रही है। चैंग ट्राइब के गू मास्टर्स को बार बार मारा गया है, कई गू मास्टर्स बाहर जाते समय रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए हैं। चैंग ट्राइब लीडर चांग जियो ने खुद आगे बढ़कर कातिलों को पकड़ने के लिए हर जगह तलाश की है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली है। इसके बजाय चैंग ट्राइब के गू मास्टर्स पर हमले और भी गंभीर हो गए हैं। हेशू ने रिपोर्ट किया। किसमें इतनी हिम्मत है? हेशू ने एक शर्मिंदा चेहरा बनाया। अधीनस्थ अभी भी जांच कर रहा है। हे लू लैन ने हल्का सा सर हिलाया। उसके लहजे में दूसरे के दुख में थोड़ी खुशी झलक रही थी। जल्दी करने की जरूरत नहीं है, ही हमें इस मामले में जल्दी नहीं करनी चाहिए। चांग शनयिन के कारनामे बहुत घिनौने और क्रूर हैं, लोगों का विश्वास खो रहा है वो, और अब वो कड़वे परिणामों का स्वाद चख रहा है। कुछ महीने पहले उसने अर्थ चीफ बीस्ट ग्रुप को मिटा दिया और चांग ट्राइब के गू मास्टर्स को कई गू मास्टर्स को पकड़ने का काम सौंपा, और उसने असल में अन सबको मार डाला। HMPH इसने पहले ही जान आक्रोश जागा दिया था, लेकिन वुल्फ किंग की शोहरत से डरकर किसी ने बदला लेने की हिम्मत नहीं की, भले ही उनके दिल में ये था। हे लू लैन को यह साफ याद था, क्योंकि इन बदकिस्मत गू मास्टर्स में जिन्हें फैंग युआन ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए पकड़ा था, कुछ ऐसे लोग थे जिनका ही लू लैन से कुछ रिश्ता था। वुल्फ किंग ने असल में उसकी इज्जत नहीं राखी और इन लोगों को मार दिया। ही लू लैन इस बात का गुस्सा मन ही मन अब तक पाले हुए था। ट्राइब लीडर बुद्धिमान हैं, अधीनस्थ और अन्य भी यही सोचते हैं। हेशू ने चापलूसी की और सहमति में कहा, चांग ट्राइब के लीडर भले हाई चांग जी यूहॉन, लेकिन वो वुल्फ किंग के बेटे हैं और वुल्फ किंग के एक वाक्य से ट्राइब लीडर नियुक्त किए गए थे। वो बहुत छोटे हैं और कबीले के लोगों को शांत नहीं कर सकते। पूरे चैंग ट्राइब के मामले असल में चांग जी यू के गॉडफादर चैंग बियाओ के हाथ में हैं। लेकिन कुछ समय पहले
7वें फ्लोर के 90वें राउंड में घूमते वक्त डुलॉर्ड्स चैंग बियाओ और पन पिंग की मौत की खबर फैल गई थी। चांग ट्राइब के अंदर एक अस्पष्ट हलचल थी और चांग जियो को चांग ट्राइब की स्थिति बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। बदला लेने वाले ने इस बड़े मौके को देखा, और शायद इसलिए कि उन्हें 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के इनामों से ताकत में बड़ी बढ़ोतरी मिली है, वो हर जगह चांग ट्राइब के गू मास्टर्स को मार रहे हैं। हे लू लैन ने सर हिलाया। ही शू का विश्लेषण उसके अपने विचारों जैसा ही था। इस व्यक्ति की जल्द से जल्द जांच करो। वुल्फ किंग की दरिंदगी के बावजूद पूरे दिल से बदला लेना, ये बहादुरी है। चांग ट्राइब के गू मास्टर्स को मारना और इतने दिनों तक पकड़ा ना जाना, ये साजिश है। ये व्यक्ति बहादुर है और साजिश कर सकता है, उस मेरे ही ट्राइब में ले लिया जाना चाहिए। और हां, सिर्फ मेरी ही ट्राइब हाई उसकी जान बचा सकती है। हे लू लैन ने निर्देश दिया। जी लॉर्ड। चांग शनयेन की तरफ से कोई हरकत हुई? जब से चांग बियाओ का शव मिला और चांग ट्राइब को सौंपा गया, शायद वुल्फ किंग को शव से कुछ सुराग मिले। वो उसी दिन 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में घुस गया और अब तक बाहर नहीं आया है। अधीनस्थ ने पूछताछ के लिए लोग भेजे थे। वुल्फ किंग शायद 7वें फ्लोर के 90वें मेज राउंड में गया होगा। जब से वो घुसा है, लोगों ने अक्सर भेड़ियों के झुंड के गुर्राने की आवाजें सुनने की रिपोर्ट की है। हे शू ने रिपोर्ट किया। हे लू लैन ने मटा सिकोद। चांग बियाओ, पैन पिंग और वाटर डेमन हाओजी ल्यू की मौत ऐसी चीज थी जिसे वो देखना नहीं चाहता था। लेकिन जबकि वो मर चुके थे, ही लू लैन इस सच को सिर्फ स्वीकार कर सकता था। वो पूरी तरह से अनुमान लगा सकता था कि एक बार जब वुल्फ किंग टावर से बाहर निकलेगा और चांग ट्राइब की दुर्भाग्य के बारे में जानेगा, तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाएगा, कातिल की तलाश में। उस समय पूरा सेक्रेट पैलेस शायद उलट पुलट हो जाएगा। हे लू लैन वुल्फ किंग के और ज्यादा जान आक्रोश को आकर्षित करने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उस चिंता थी कि वुल्फ किंग बेगुनाहों को भी लपेट लेगा और हर जगह कत्लेआम शुरू कर देगा, जो राउंड्स पार करने के लिए जुटाई जाने वाली ताकतों को बहुत कमजोर कर देगा। हे लू लन को यह होने से रोकना था, लेकिन कैसे रोके? हे लू लन सोचते हुए शांत हो गया। हे शू शांति से घुटनों के बाल बैठा था, धैर्य से ही लू लन के अगले आदेश का इंतजार कर रहा था। हे लू लैन ने ज्यादा देर नहीं सोचा, उसके चेहरे पर एक हैरान भाव आ गया। उसकी निगाहें तुरंत तेज हो गईं जब उसने एक बार फिर सेक्रेट पैलेस की छोटी पर 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को देखा। वहां 39वां फ्लोर धीरे धीरे आकर ले रहा था। हालांकि यह अभी तक बना नहीं था, ही लू लन अपने वन एज ओनर टोकन के जरिए इस फ्लोर के गू कीड़ों के बारे में जान सकता था। वुडन चिकन गू आखिरकार आ हाई गया। हे लू लैन का दिमाग हिल गया, लेकिन जल्द हाई वो शांत हो गया और उसकी निगाहें तेजी से ही शू की तरफ मुदिन। जाओ, माइयिंग जिए को बुलाओ, मुझे उससे मिलना है फौरन। चैप्टर 588, सबकी अपनी अपनी साजिशें। माइयिंग जिए ने बुलावा सुना और जल्दी से मिलने के लिए पहुंचा। हे ट्राइब के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में माँ ट्राइब ने निर्णायक लड़ाई में भयानक नुकसान उठाया था। माँ ट्राइब के उस्ताद लगभग पूरी तरह से खत्म हो गए थे, लेकिन युवा ट्राइब लीडर माइयिंग जिए किस्मत से बच गया और हिम्मत से ट्राइब लीडर की बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए खड़ा हुआ। उसका असली प्लान वॉर्म पॉन्ड वैली में छिपकर जितना हो सके ठीक होना था, लेकिन ही लू लैन अपनी सेना को घाटी में ले आया और जबरदस्ती माँ ट्राइब को अपने में मिला लिया। इसलिए माँ ट्राइब के पास इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड तक ही ट्राइब का पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। माइयिंग जिए ने सोचा था कि ही लू लैन माँ ट्राइब का नाम मिटाकर पूरी तरह से माँ ट्राइब को निगलना चाहता है। इस कारण से उसने बहुत प्रयास किया और यहां तक कि बाहरी लोगों को भी स्वीकार किया, उन्हें माँ उपनाम दिया। लेकिन जिस स्थिति की उसने उम्मीद की थी, वो कभी नहीं हुई। इतना ही नहीं, इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड पहुंचने के बाद भी माँ ट्राइब को ही लू लैन की तरफ से कोई कठिन काम नहीं मिला, बल्कि उनके साथ बिना भेदभाव के व्यवहार किया गया। हे लू लैन ने निष्काम भाव से 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को जनता के लिए खोल दिया, जहां से माँ ट्राइब ने कई लाभ प्राप्त किए थे। अभी पूरी माँ ट्राइब अनुकूल रूप से ठीक हो पा रही थी और ट्राइब की ताकतें दिन प्रतिदिन बढ़ रही थीं। हालांकि दुनिया में मुफ्त का भोजन नहीं मिलता, माइयिंग जी इस वजह से बेचैन था। हे लू लैन के अचानक बुलावे से उसके दिल में बेचैनी तुरंत कई गुना बढ़ गई, चरम सीमा तक पहुंच गई। हे लू लैन माइयिंग जी को देखकर मुस्कुराया। माँ ट्राइब लीडर, क्या माँ ट्राइब इन दिनों ठीक है? माइयिंग जी अंदर से सतर्क था और तुरंत जवाब दिया, सब ठीक है। हमें आपका धन्यवाद करना चाहिए लॉर्ड ट्राइब लीडर, पुरानी दुश्मनी को भुलाकर उदारता दिखाने के लिए। माँ ट्राइब अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, लेकिन अब उसने कुछ जान वापस पा ली है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो माँ ट्राइब ने इस कॉन्टेस्ट में स्नोई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड के डेमोनिक पाथ इमोर्टल जू सॉन्गजी से मदद ली थी, है ना? हे लू लैन ने प्यार से पूछा। माइयिंग जी की बोलती बैंड हो गई,
उसके शरीर से ठंडा पसीना बहने लगा और वो एक शब्द नहीं बोल पाया। मा ट्राइब, जिसके पास हुआंग जिन ब्लड लाइन थी, ने गुप्त रूप से एक डिमोनिक पाथ गु इमोर्टल के साथ हाथ मिलाया था। ये निश्चित रूप से एंसेस्टर जायंट सुन द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन था। क्या ही लुलैन इस समय हिसाब बराबर करने की कोशिश कर रहा है? सत्यानाश, अभी छुरी उसके हाथ में है और मैं मछली हूं। उस बस आराम से एक वाक्य कहना है और मा ट्राइब खत्म हो जाएगी। मा यिंगजिए बहुत घबराया हुआ था। मा ट्राइब को पुनर्जीवित करना उसकी इच्छा थी। मा ट्राइब उसकी जिंदगी में सबसे कीमती चीज थी। हा हा हा। हे लुलैन जोर से हंसा। उसकी हंसी स्टडी में गूंज रही थी। मा ट्राइब लीडर, चिंता करने की जरूरत नहीं। जब तक आप आज्ञाकारी रूप से सहयोग करते हैं, शान और दौलत बहती हुई आएगी। ट्राइब लीडर, कृपया समझाएं। मा यिंगजिए ने अपने दांत पीसे। एक समझदार आदमी परिस्थितियों के आगे झुक जाता है। ऐसी दबाव भरी स्थिति में उसके पास सर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्या? हालांकि ही लुलन के अगले शब्दों ने मा यिंगजिए को हैरान कर दिया। उसका हैरान चेहरा एक मूर्ति की तरह जम गया। स्नोई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड। ऊंची स्नोई माउंटेन बादलों के पार झांक रही थी। साफ नीला आसमान चमकदार रोशनी से चमक रहा था। पर्वत श्रृंखला की 5वीं शाखा छोटी पर आइस लेक पलस के अंदर एक बातचीत अपने अंजाम तक पहुंच रही थी। जू सोंगजी का चेहरा चिंतित था जब उसने डेमन लॉर्ड लॉन्गडान को देखा, बेचैनी से कहते हुए, डेमन लॉर्ड, ये मत भूलो कि किसने तुम्हें तुम्हारी जरूरत के वक्त इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स उधार दिए थे और तुम्हारा कर्ज चुकाया था। वो मैं था। अब मुझे कुछ छोटी मोटी परेशानियां हैं और मैं तुमसे मदद मांग रहा हूं, लेकिन तुम हर तरह के बहाने बना रहे हो। क्या ये बहुत निराशाजनक नहीं है? क्या महान डेमन लॉर्ड लॉन्गडान इतना छोटा आदमी है? डेमन लॉर्ड लॉन्गडान ने मुस्कुराते हुए अपनी चाय पी। उसका लहजा शांत था। लॉर्ड सोंगजी, कृपया ध्यान से बोलें। पहले की दोस्ती मुझे अब भी याद है और मैं जरा भी नहीं भूला हूं। लेकिन इस बार, लॉर्ड सोंगजी, तुम्हारी परेशानियां छोटी नहीं हैं। अगर मैंने तुम्हारी मदद की, तो यह है ट्राइब के गु इमॉर्टल्स को नाराज करना होगा। ट्रेजर येलो हेवन में मेरा बिजनेस हाल ही में थोड़ा बेहतर हुआ है। वो इस तरह का हमला नहीं सह सकता। जू सोंगजी स्नोमैन बेचकर अपना गुजारा करता था और उसने बहुत दौलत कमाई थी। लेकिन इन हाल के महीनों में ट्रेजर येलो हेवन में उसके बिजनेस पर ही ट्राइब ने गहरा प्रभाव डाला था। हे ट्राइब के गु इमॉर्टल्स ने बेपरवाही से स्नोमैन का शिकार किया और उन्हें कम दामों पर बेचा। स्नोमैन गुलामों को बेचने के स्थापित मानकों और लाभों को नष्ट कर दिया। ये एक अनौपचारिक टकराव था और इसका यूएस पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। जू सोंगजी को अपनी आय के स्रोत की रक्षा के लिए चुनौती स्वीकार करनी पड़ी और वो मुश्किल से हाई ही ट्राइब के गु इमॉर्टल्स के खिलाफ बराबरी बना पा रहा था। हालांकि उसके पास दौलत थी, लेकिन आखिरकार वो एक अकेली शक्ति था। हे ट्राइब जैसी सुपरफोर्स के सामने जो हजारों सालों से व्यवसाय कर रही थी, वो उनके सामने फीका पड़ गया। इसलिए वो धीरे धीरे इसे सहन नहीं कर पा रहा था और आसपास के गु इमॉर्टल से मदद मांगने लगा। डेमन लॉर्ड लॉन्गडान का शांत रूप देखकर जू सोंगजी गुस्से और बेचैनी से भर गया। डेमन लॉर्ड, घुमा फिराकर बात मत करो, साफ साफ बोलो, मैं तुम्हें एक्शन लेने के लिए कैसे माना सकता हूं? डेमन लॉर्ड लॉन्गडान जोर से हंसा। उसकी चमकदार इन जू सोंगजी को घूर रही थी। लॉर्ड सोंगजी, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास 100 साल का लाइफ स्पैन गु है। जब तक तुम वो मुझे दे देते हो, मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत से तुम्हारी मदद करूंगा। जू सोंगजी तुरंत सीट से उठ गया और डेमन लॉर्ड लॉन्गडान की तरफ इशारा किया। ऐसी मांग करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? डेमन लॉर्ड लॉन्गडान ने अपनी भुहें उठाई और एक उदास आवाज में कहा, मुझे शर्म क्यों न आएगी? कौन बिना अच्छे कारण के हाथ बढ़ाएगा? जू सोंगजी, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जोश में मत आओ। अगर तुमने फिर से मुझ पर उंगली उठाई, तो मुझे गुस्सा आने लगेगा। HMPH। जू सोंगजी जानता था कि वो डेमन लॉर्ड लॉन्गडान का मुकाबला नहीं कर सकता और एक HMPH के साथ अपनी उंगली नीचे कर ली। फिर उसने अपनी आस्तीन झटकी और चला गया। डेमन लॉर्ड लॉन्गडान ने भी उस नहीं रोका। अंधेरे से उसकी जाती हुई शक्ल को देखते हुए एक HMPH किया। वो पहले से हाइजू सोंगजी को उसके आमतौर पर घमंडी रवैये के लिए नापसंद करता था, जबकि उसके पास बहुत सारी अतिरिक्त दौलत थी। उस समय जब उसने जू सोंगजी से इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स मांगे थे, जू सोंगजी ने असल में एक भारी ब्याज दर पर उधार देने की हिम्मत की थी। डेमन लॉर्ड लॉन्गडान को बड़ा नुकसान हुआ था और उसने हमेशा ये बात अपने दिमाग में रखी थी। जू सोंगजी एक राख जैसे चेहरे के साथ अपनी 7वीं शाखा छोटी पर लौटा। वो एक चटाई पर बैठ गया और जब कोई और मौजूद नहीं था, तो उसका तनाव भरा चेहरा आखिरकार ढीला पड़ गया और उसने एक गहरी सांस ली। अगर मुझे ये पहले पता होता,
तो मेन इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट में दखल नहीं देता। यूज गहरा पछतावा हुआ। जीतने वाला ही सब कुछ ले जाता है। पहले उसने इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट में बहुत निवेश किया था, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। ए फ्लैट, हे ट्राइब के गू इमॉर्टल्स उसके लिए मुश्किलें पैदा कर रहे थे, और वो अपने खुद के वित्तीय स्रोत की रक्षा भी नहीं कर पा रहा था जो उसके स्टेटस का आधार था। आखिर में ये अभी भी नीति का रास्ता है जो एकजुट है, जबकि डिमोनिक पथ के दिमाग अलग अलग हैं। स्नोई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड में इतने सारे डिमोनिक पाथ गो इमॉर्टल्स हैं, लेकिन मुझे एक से भी मदद नहीं मिल सकती। इसके विपरीत हे ट्राइब के गू इमॉर्टल्स कई शक्तियों की सहायता लेते हैं और मुझे एक साथ दबा रहे हैं। हाँ, इस लड़ाई में मेरी कई सालों की जमा पूंजी सब खर्च हो गई, जिससे मुझे गंभीर नुकसान हुआ। इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट का पानी बहुत गहरा है, ये ऐसी चीज नहीं है जिस पर मैं चल सकूं। इतने सारे डिमोनिक पाथ गू इमॉर्टल्स ने पहले इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट में शामिल हुए लेकिन कितनों को अच्छा अंजाम मिला। हाँ, मेन वुडन चिकन गू के कारण लालची हो गया और सोचा कि जबकि मैंने पहले हाई हे ट्राइब के गू इमॉर्टल्स को नाराज कर दिया है, तो मैं सीधे आगे बढ़कर दखल दूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कितने डिमोनिक पाथ गू इमॉर्टल्स मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। हाँ, अब वक्त है खुद पर विचार करने का। जू सॉन्गजी आहें भरता रहा और जब वो इससे सीखने की कोशिश में अपने दर्दनाक अनुभव पर विचार करने ही वाला था, एक लेटर गू अंतरिक्ष से गुजरकर उसके सामने आ गया। क्या ये वो लेटर गू नहीं है जो मैंने माँ ट्राइब को मुझसे संपर्क करने के लिए दिया था? जू सॉन्गजी हैरान था। उसने लेटर गू को पकड़ा और अपने दिमाग से उसकी जांच की, उसके बाद तुरंत एक हैरान चेहरा बन गया। क्या? इसका क्या मतलब है? हे लूलैन असल में मेरे साथ सहयोग करना चाहता है? जू सॉन्गजी ने तिरस्क में हंसी उड़ी। वुडन चिकन गू को चारे के रूप में इस्तेमाल करके क्या तुम सोचते हो कि मैं बेवकूफ बन जाऊंगा? शायद ये ही ट्राइब की एक और साजिश है। हाँ, एक मिनट रुको, ये असल में क्या ही लूलैन सच में मेरे साथ काम करना चाहता है? दिलचस्प, हाँ हाँ हाँ, दिलचस्प। आधे महीने से ज्यादा के बाद मैं हे लूलैन अचानक बिस्तर पर जाग गया। वो हौंफ रहा था और उसका शरीर ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। थोड़ी देर बाद उसकी रूह ने धीरे धीरे अपना फोकस वापस पाया। वही बुरा सपना फिर से। बहुत पहले से ये बुरा सपना उस सता रहा था। ये बुरा सपना एक लकड़ी के ढेर की तरह था जो उसके दिल में बदले की आग जलता था हर बार जब यह होता था। अपनी सांस को संभालते हुए ही लूलैन बिस्तर से उठा। उसका शरीर एक काले भालू की तरह मोटा था। उसकी तिकोनी एड़ी डरावनी तेज रोशनी से चमकने लगी। सिर्फ उसके चेहरे पर भारी थकान का भाव था। लेकिन जब तक उसने खिड़की खोली, ये थकान उसने पहले ही छिपा ली थी। उसकी जगह एक जंगली और अत्याचारी औरा ने ले ली थी। उसने जू सॉन्गजी के साथ सहयोग पर विचार करते हुए 88 ट्रू यांग बिल्डिंग की तरफ देखा। पत्र में उसने बड़ा जोखिम उठाया था, अपना सबसे बड़ा राज बताया था और एक वचन के रूप में महत्वपूर्ण गू कीड़े दिए थे। तब जाकर यूज जू सॉन्गजी का विश्वास मिल पाया था। ए फ्लैट उनटलेशवान फ्लोर पहले ही काफी समय से बन चुका था। उसके और जू सॉन्गजी के बीच सहयोग बहुत अच्छा चल रहा था। इस डिमोनिक पाथ गू इमॉर्टल की मदद से लाभ उठाते हुए ही लूलैन उनटलेश्विंग फ्लो के राउंड्स को आसानी से पार कर पा रहा था। उसका ये काम ही ट्राइब को धोखा देना था। हे ट्राइब के गू इमॉर्टल्स यूज बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हे लूलैन को यह तक विश्वास नहीं था कि वो इस मामले को ज्यादा देर तक छिपा पाएगा। लेकिन वो साफ जानता था, जब तक वो इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड के अंदर है, वो सुरक्षित है। इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड गू इमॉर्टल्स के प्रवेश को वर्जित करता है। इस मोड़ पर वो अब पीछे नहीं मुड़ सकता था और सिर्फ अपनी मौत तक आगे बढ़ सकता था। लेकिन ही लूलन के प्लान में सबसे महत्वपूर्ण चीज, स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गू जो पूरी स्थिति को बदल सकता था, अभी तक सामने नहीं आया था। वो सिर्फ इंतजार कर सकता था। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग, 7वीं मंजिल, नंबर 1 राउंड। चांग जी यू लॉर्ड सुप्रीम एल्डर को प्रणाम करता है। चांग जी यू एक शर्मिंदा चेहरे के साथ घुटनों के बाल झुक गया। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? फैंग युआन उसके सामने खड़ा था और एक बेपरवाह लहजे में कहा। मुझे शर्म आती है, मेन लॉर्ड सुप्रीम एल्डर के विश्वास पर खरा नहीं उतर पाया। मैं बेहद नाकाबिल हूं। कातिल को आज तक बच निकलने दिया। उसके माथे के जमीन पर टकराने से थाप थाप की आवाजें आयं। जल्द ही उसके माथे पर खून दिखने लगा। फैंग युआन ने HMPH किया, तुम खुद को जानते हो और अपनी नाकाबिलियत को जानते हो। ए फ्लैट और माथा मत टेको, खड़े हो जाओ और जवाब दो। अधीनस्थ की हिम्मत नहीं है। उठो। फैंग युआन ने एक बार फिर जोर दिया। उसका लहजा शांत था लेकिन ये एक ऐसी इच्छा से भरा था जिसे टाला नहीं जा सकता था। चांग जी सर झुकाए खड़ा हो गया।
खून धीरे धीरे उसके गालों से बह रहा था, जिससे वो बहुत दुखी दिख रहा था। हाँ, फैंग युआन ने हल्की आहें भरी, फिर चांग जियो के माथे पर घाव को छुआ। सफेद रोशनी दिखाई दी, और एक हीलिंग गू की शक्ति के तहत चांग जियो का GHAAV तेजी से ठीक हो गया, यहां तक कि एक निशान भी नहीं छोड़ा। चांग जियो का शरीर कांप गया, उसकी ईंग से अनजाने में ही गर्म आंसुओं की 2 धाराएं बह निकली। जब से बाप और बेटे माइल्ड, ये पहली बार था कि चांग शन यिन ने अपने बेटे चांग जियो के साथ इतना नज़दीकी व्यवहार किया था। चैप्टर एंड।